Hello everyone, this is MS Manas and today I welcome you all in the study plan 2.R। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन चुका है। अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया जो है एम एन रॉय ने 1934 के अंदर दिया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और वहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ कि कमेटी बनाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी को देखने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ हमारे देश के ऊपर, उसके बाद हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना शुरू किया। और कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी में सबसे पहले हमने देखा पार्ट्स और आर्टिकल्स को हमने डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करेंगे स्केड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है ये स्केड्यूल, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो जेकेएसएसबी का या कोई सेंट्रल एग्ज़ाम है, कोई भी क्वेश्चन जो है इन लेक्चर्स के बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो वीएलडब्ल्यू की हो या आगे आने वाली जितनी भी पटवारी या नायब तहसीलदार की पोस्ट्स हों, इनके लिए कंप्लीट मटेरियल है। अगर आप इसको रिवाइज़ करते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दिस इज़ द लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसी लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दैट टेबुलेट द ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज़ एंड पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, के जो किसके बारे में बताती है, जितनी भी हमारी ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज़ हैं और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उस चीज़ के बारे में बताती है। मतलब गवर्नमेंट कोई भी अगर पॉलिसी बनाती है तो वो शेड्यूल्स को देखकर बनाती है। पहले अगर हम बात करें तो जब 26 जनवरी 1950 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब हमारे पास 8 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे टोटल। आज की अगर हम बात करें तो आज हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे पास 8 शेड्यूल थे। अब जो 4 नए शेड्यूल ऐड किए गए वो कुछ अमेंडमेंट्स की गई। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है हमारे कानून में कुछ बदलाव, ठीक है। तो पहला बदलाव जो है, जब पहला शेड्यूल हमारा जोड़ा गया वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 को जो है 9th शेड्यूल जोड़ा गया। 10वां शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 को लाया गया। 11वां शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट 1992 को लाया गया और 12वां शेड्यूल जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को लाया गया। इन शेड्यूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे। देखिए फर्स्ट शेड्यूल से शुरू करते हैं। पहला शेड्यूल जो है वो क्या कहता है? पहला शेड्यूल कहता है दो चीज़ें। पहली चीज़, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, के हमारी स्टेट्स के क्या नाम हैं और हमारी यूनियन टेरिटरीज़ के क्या नाम हैं, ठीक है। जैसे तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एट्सेट्रा। दूसरी चीज़ कहता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, मतलब किस स्टेट की कितनी बाउंड्री है, ठीक है। जैसे हमारी जे.एंड.के स्टेट है, उसकी बाउंड्री जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ लगती है, वैसे ही पंजाब की बाउंड्री जो है हिमाचल प्रदेश, अपना हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इसके साथ बाउंड्री जो है पंजाब की लगती है। तो यही है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। दूसरे शेड्यूल की अगर हम बात करें तो दूसरा शेड्यूल हमें बताता है एमोलमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस। दूसरा शेड्यूल बताता है कि चाहे हमारी सैलरी है, उस सैलरी के अंदर किसको कितने अलाउंसेस मिलेंगे, किसको कितने प्रिविलेजेस मिलेंगे, ठीक है। मतलब कुछ आपको दिया जाता है, जैसे हेल्थ बेनिफिट दिया जाता है, ओके, सर्विसिंग बेनिफिट दिया जाता है। उसके बाद और भी अलाउंसेस जैसे कि आप जानते हैं। अब शेड्यूल सेकंड के अंदर किस किस को ये फ़ायदे मिलते हैं? शेड्यूल सेकंड के अंदर आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को,
गवर्नर जो होते हैं स्टेट के उनको मिलता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, कैग हो गया, जज हो गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो हैं वो। अब इसमें एक नोट रखने वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो शेड्यूल सेकंड के अंदर इंक्लूड नहीं होते। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा है जो शेड्यूल सेकंड के अंदर इंक्लूड नहीं होते। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये जो है अपनी सैलरी और अपने अलाउंसेस जो हैं आप मान सकते हैं कि ये खुद सेट करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट सेट करता है, ना कि शेड्यूल सेकंड के अंदर जो मेंशन्ड है वो सेट होता है। इनकी जो है वो पार्लियामेंट सेट करता है। तो आपने नोट रखना है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है शेड्यूल सेकंड के अंदर नहीं आते। बात करते हैं थर्ड शेड्यूल की। थर्ड शेड्यूल जो है वो क्या कहता है, ओथ्स एंड अफर्मेशंस, कि जब भी आप कोई कैंडिडेट हैं, आपने कोई इलेक्शन जीता है, आप किसी भी पोस्ट के ऊपर बैठने जा रहे हैं तो आपको एक ओथ दिलवाई जाती है, आपको एक कसम दिलवाई जाती है, ठीक है। तो वो कसम जो है वो कौन कौन लेते हैं, शेड्यूल थर्ड के अंदर आती है ओथ एंड अफर्मेशन। तो वो कसम किन किन लोगों को दी जाती है। सबसे पहले कैंडिडेट्स ऑफ इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी लोग जो पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन लड़के आए हैं, या स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, स्टेट की असेंबली में अगर इलेक्शन जीत के आए हैं तो उनको पहले कसम दिलवा दी जाएगी। दूसरे कौन लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर के हैं, वही लोग जो एमपी बनते हैं स्टेट के अंदर हो या सेंटर के अंदर हैं, उनको भी कसम लेनी पड़ती है। और तीसरे कौन हैं, यूनियन मिनिस्टर हो गए, अपने जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको भी कसम ओथ जो है वो दिलवाई जाती है। उसके बाद जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओथ जो है वो दिलवाई जाती है। उसके बाद कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं उनको भी ओथ लेनी पड़ती है। तो ये था हमारा शेड्यूल थर्ड जो बात करता है ओथ एंड अफर्मेशंस की। तो आपने देख लिया, इन पॉइंट्स को आप रट लें और मान के चलिए कि आप जो है आपके क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेट हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है इनके बाहर नहीं जा सकता। अब हम बात करेंगे फोर्थ शेड्यूल की। फोर्थ शेड्यूल जो है वो स्पेसिफिक बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट के अंदर दो सभाएं होती हैं, राज्यसभा होती है मतलब जो लोअर हाउस होता है जिसमें लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को मतलब भेजते हैं, ठीक है। जैसे कोई एमएलए है उसको वोट दे के लोग जो हैं वो लोकसभा के अंदर भेजेंगे। लेकिन राज्यसभा के अंदर क्या होगा कि डायरेक्ट आपको सिलेक्ट किया जाएगा और राज्यसभा के अंदर भेजा जाएगा। अब उस राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें होंगी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में से, ठीक है, वो डिसाइड करेगा शेड्यूल फोर। शेड्यूल फोर के अंदर मेंशन्ड है कि राज्यसभा के अंदर कितनी सीट्स होंगी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में से। तो शेड्यूल फोर जो है वो डील करता है राज्यसभा के साथ, राज्यसभा की सीट्स के साथ। अब हम बात करेंगे शेड्यूल फिफ्थ की। शेड्यूल फिफ्थ जो है वो बात करता है ट्राइबल एरियाज़ के बारे में, ठीक है। वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे चलाई जाएगी, ये जो है ये शेड्यूल फिफ्थ जो है वो बात करता है, ठीक है। तो प्रोविजंस क्या कहता है शेड्यूल फिफ्थ, प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स की बात करेगा शेड्यूल फिफ्थ। और अब हम बात करेंगे शेड्यूल सिक्स की। देखिए शेड्यूल सिक्स में कुछ स्पेसिफिक ट्राइब्स आती हैं, ठीक है। शेड्यूल सिक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर चार ट्राइबल एरियाज आते हैं, असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा और मिज़ोरम आता है, ठीक है। ये शेड्यूल सिक्स जो है स्पेसिफिक डील करता है जो चार हमारे पास ट्राइबल एरियाज़ हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अब इन चार स्टेट्स के अंदर जो है शेड्यूल सिक्स के तहत कुछ बहुत ही आप मान के सकते हैं, आप मान के चल सकते हैं कि इनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ठीक है। मोर डिसेंट्रलाइजेशन होती है स्टेट्स की, इनके पास ज़्यादा पावर मिलती है, इनको ज़्यादा पावर मिलती है शेड्यूल सिक्स के तहत। ये देखकर जो शेड्यूल फिफ्थ के अंदर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो भी चाहते हैं कि हमें भी शेड्यूल सिक्स के अंदर डाला जाए। अब हर कोई जो है वो फ़ायदा ज़्यादा चाहता है, तो शेड्यूल फिफ्थ वाले जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो भी चाहते हैं कि हमें शेड्यूल सिक्स के अंदर डाला जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेड्यूल सेवन की। शेड्यूल सेवन कहता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी सेंटर के पास भी पावर है कानून बनाने का और हमारी स्टेट के पास भी पावर है
कि वो भी कानून बना सकता है। लेकिन ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, इसमें ये डिवाइड है कि किस स्टेट या सेंटर के पास या किन के पास जो है कितनी पावर रहेगी। सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर के पास 100 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सिर्फ सेंटर ही कानून बना सकता है, जिसमें बैंकिंग आ गया, हमारा रेलवे आ गया और डिफेंस। इनके ऊपर सिर्फ सेंटर ही कानून बना सकता है। कोई स्टेट जो है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो सेंट्रल लिस्ट के ऊपर कानून बना सके। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करें तो स्टेट जो है जिन चीज़ों के ऊपर कानून बना सकता है वो है पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर और लैंड। ठीक है, तो सेंटर जो है इन चीज़ों के ऊपर अपनी इंटरफेरेंस, अपनी दखलंदाजी जो है वो नहीं करता है। उसके बाद आगे कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये कितने सब्जेक्ट्स हैं? ये हैं हमारे पास, ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। और ये कितनी चीज़ें, 52 ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। एजुकेशन है, फॉरेस्ट है और इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन मान के चलिए कि सेंटर और स्टेट दोनों ने एक लॉ बनाया एजुकेशन के ऊपर। मान के चलिए एजुकेशन के ऊपर इन्होंने कोई लॉ बनाया, सेंटर और स्टेट दोनों ने बनाया। सेंटर के कुछ अपनी चीज़ें हैं और स्टेट का अपना कानून है। लेकिन एट द एंड कौन सा कानून जीतेगा? तो वो जीतेगा यूनियन लॉ। यूनियन लॉ जो सेंटर का बना हुआ लॉ है वही लागू किया जाएगा या वही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्थ शेड्यूल की। एट्थ शेड्यूल जो है वो डील करता है लैंग्वेजेस के साथ। ओके, तो लैंग्वेजेस के साथ डील करता है। करंटली हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनिशियली जब कानून हमारा बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब हमारे पास 14 लैंग्वेजेस थी। तो ये जो नई 8 लैंग्वेजेस हैं ये कुछ अमेंडमेंट्स के तहत इनको कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया है। तो उन अमेंडमेंट्स को हम, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1967 के अंदर, जिसमें सिंधु लैंग्वेज जो है उसको इसके अंदर ऐड किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 जो थी, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं 92nd अमेंडमेंट जो हुई 2003 के अंदर हुई थी। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट जिसके अंदर बोडो, मैथिली, डोगरी और संथली को ऐड किया गया। और बाकी की जो जब हमारा कानून बना था वो जो लैंग्वेजेस, वो जो 14 लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी थी? हमारे पास तमिल, ओके, कौन कौन सी थी? तमिल थी, तेलुगु थी, मलयालम, कन्नड़ा, ओरिया, मराठी, गुजराती, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, असमी, संस्कृत, नेपाली और एट द एंड उर्दू। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंग्लिश जो है वो हमारे 8th शेड्यूल के अंदर नहीं आता है। मतलब इंग्लिश जो है वो हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। अब जो एडिशनल शेड्यूल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। सो एडिशनल शेड्यूल्स, तो 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। ओके, तो 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 आर्टिकल 31B जो है इसमें ऐड किया गया। ओके, तो 9th शेड्यूल क्या है, ये किसके बारे में कहता है? तो 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये केस था जिसका नाम था केशव नंदा भारती केस 1973 का। अब जुडिशियल रिव्यू क्या चीज़ होती है? मान के चलिए कि सेंटर ने कोई कानून बनाया और वो कानून जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है। मतलब ये एक ऐसा कानून है जो हमारे बुनियादी हक को दबा रहा है। ठीक है, तो अब जो है हम इस कानून की
जो अपोजिशन है, जो इसके खिलाफ है, वो हम कहाँ अपील करेंगे? तो उसकी अपील जो है हम कोर्ट के अंदर करेंगे। तो कोर्ट जो है वो प्रोटेक्टर होता है लॉज का। कोर्ट के पास पावर होती है कि वो किसी भी कानून को रिपील कर सकता है, नल एंड वाइड जो है वो दे सकता है कि ये कानून जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसी को कहते हैं जुडिशल रिव्यू। उसी कानून जैसे ही हम कोर्ट में जाते हैं तो उस कानून के ऊपर जो बनाया गया है, पार्लियामेंट ने बनाया है, जिसको पास किया है, उसको देखता है कोर्ट जो है, उसको देखता है कि क्या ये कानून ठीक है या गलत है। तो उसको कहते हैं हम जुडिशल रिव्यू। और जुडिशल रिव्यू को अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर पे हम एक अलग क्लास, एक अलग लेक्चर लेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। ये वो चीज़ है जो मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपनी पावर है जो अपने पास रखता है। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ये कहता है कि कोई भी अगर लॉ जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाल देंगे। ठीक है, कि आप जो है इसको छेड़ नहीं सकते। बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक ऐसी चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं आप उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 31B जो लैंड के रिलेटेड था, 9th शेड्यूल, ये क्या कहता था। देखिए लैंड जो है जैसे कि हम जानते हैं कि ये स्टेट का मसला है, ठीक ना। लैंड जो है वो लैंड स्टेट के अंदर आता है, लेकिन लॉ जो है वो अगर सब्जेक्ट जो है लैंड अगर वो स्टेट का है, ठीक है ना, पूरी लैंड जो है स्टेट की पूरी लैंड जो अब अभी हमने पीछे देखा कि स्टेट लिस्ट के अंदर लैंड आता है तो स्टेट जो है वही कानून बना सकती है लैंड के ऊपर। लेकिन मान के चलिए जब गवर्नमेंट को कानून बनाना होता था, मान के चलिए कोई कानून बनाना होता था लैंड के ऊपर, कोई सड़क बनानी है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो उसके लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती थी, लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन वो लैंड होल्डर्स जो हैं उस वक़्त के दौर में जो आर्टिकल 31 था वो एक फंडामेंटल राइट था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हमारा फंडामेंटल राइट था। मतलब कोर्ट ये कहता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकते। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये एक फंडामेंटल राइट है और आप इसको छीन नहीं सकते। इसलिए जो स्टेट है जब उनको हॉस्पिटल रोड बनाने की ज़रूरत पड़ती तो लोग जो हैं वो लैंड नहीं देते थे अपनी, और वो जो है वो कहाँ चले जाते थे, कोर्ट में चले जाते थे कि ये जो है जी, ये जो हमारे राइट टू प्रॉपर्टी है और ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, उस वक़्त में तो इससे क्या होता था कि जो स्टेट है उसको कानून बनाने में बहुत मुश्किल होती थी। तो अब स्टेट ने क्या किया, अब असेंबली ने क्या किया कि जो आर्टिकल 31 था उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाए, ऐसे रेगुलेशंस लाए जिसमें लैंड रिफॉर्म्स किए गए, ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो डील करेगा, जितने भी मैटर्स थे उनके साथ डील करेगा। तो इसको जो है वो इसके अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए गए इस कानून के अंदर कि जो भी काम है वो स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। और कोर्ट जो है कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। कि मतलब हम अगर लैंड मांगेंगे तो लोग जो हैं वो कोर्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, कोर्ट जो है इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा कि, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट ने, जो स्टेट असेंबली थी उन्होंने लाई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि अब इसमें कुछ ऐसे लॉज भी ऐड होने शुरू हो गए। मतलब मान के चलिए कि आपने कानून तो बनाया, आपने आर्टिकल 31B के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की, लेकिन आर्टिकल 31B के अंदर जो हमारी असेंबली है, पहले तो उन्होंने बोला कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो जैसे ही ये हो गया कि अब लोग जो हैं वो कोर्ट नहीं जाने लगे, तो उसके बाद क्या हो कि कुछ ऐसे कानून लाए कि उसी आर्टिकल 31B के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक कर रहे थे, अब वो ज़बरदस्ती कर रहे थे। ठीक है, तो लेकिन शेड्यूल के अकॉर्डिंग कोर्ट नहीं जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा हुआ, ऐसा रूल बन गया था कि आप कोर्ट तो नहीं जा सकते, तो अब क्या करेंगे। तो इसीलिए 2007 में जब केस हुआ, केशव नंदा भारती केस, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉज बने गए हैं वो जुडिशल रिव्यू के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब उनके ऊपर कार्रवाई होगी।
अब हम बात करेंगे 10th शेड्यूल की। तो ये था 9th शेड्यूल और अब हम बात करेंगे 10th शेड्यूल की। 10th शेड्यूल जो है ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 को आया और जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्या करता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? देखिए डिस्क्वालीफाई क्यों किया जाता है। मान के चलिए कि अभी आप जो है आपने कोई इलेक्शन जीता और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैं इस पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं दूसरी पार्टी में जाना चाहता, मैं रिज़ाइन देना चाहता, तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको लगाया जाएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद 11th शेड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये पंचायत के रिलेटेड है। ये देता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, देता है पंचायत को कि ये जो है एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो पंचायत को देता है, जिसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट जो है वो प्रोवाइड करता है स्टेट लिस्ट में से। मतलब 29 ऐसी पावर्स हैं जो डायरेक्ट पंचायत को अब 29 तो मिलती नहीं, लेकिन 29 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डायरेक्ट पंचायत के अंडर आते हैं। तो 29 ऐसी पावर्स हैं आप मान के सकते हैं जो डायरेक्ट पंचायत के पास आ सकती हैं। तो ये है 11th शेड्यूल, ठीक है, पंचायत के रिलेटेड। और 12th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल 1990 अमेंडमेंट 1992 को आया, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ को लाया गया कि ये म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो अर्बन एरियाज़ के अंदर होती है, मतलब शहरी, जहाँ पे शहर है वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी होगी और जहाँ पे गांव है वहाँ पे अपनी पंचायत जो है वो होगी। अब म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर कितने आते हैं सब्जेक्ट? तो 18 सब्जेक्ट्स हैं। 18 पावर्स जो हैं वो किसके पास आती हैं? म्यूनसिपैलिटीज़ के पास आती हैं। अब इन शेड्यूल्स को याद करने की कुछ ट्रिक मैं बता दूं, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो इनसे आप जो है सारे शेड्यूल जो हैं वो याद कर सकते हैं। टी से यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आप जोड़ सकते हैं, ई से एम्यूलमेंट्स वो अलाउंसेस जोड़ सकते हैं, ए से अपना वो 3rd शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही इनको रिलेट कर सकते हैं। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पी से पंचायत आ गया, एम से म्यूनसिपैलिटी आ गया, ठीक है, डी से एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया, एल से लैंड रिलेटेड आ गया, ओ से इसके पिछले वाला लैंग्वेजेस आ गया, ठीक है। तो ये था एंड ऑफ द वीडियो, ये था आज का लेक्चर। और बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो आगे भी अपलोड होने वाले हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। देखिए जितनी भी आगे आने वाली JKSSB की जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं, यहाँ पे आपको आपका सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप जो क्लासेस हैं वो काफ़ी एक एक दो दो क्लासेस जो हैं वो रेगुलर आया करेंगी, ठीक है। जुड़े रहिए स्टडी प्लान के साथ। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।